तो हेलो एवरीवन। तो हम लोग बेसिकली आज डिस्कशन कोवर्किंग कंपनीज के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया में पोस्ट कोविड एक फिनोमेना है, जैसे कि जितनी भी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की जो कंपनीज होती है, जैसे कि आईटी, फाइनेंशियल, बैंकिंग, इस तरह की जो कंपनियां हैं, इन सभी का जो बेसिकली वो लोग अपने ऑफिस को फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, वो अगर देखेंगे तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहाँ की ओर जा रही हैं। अब वहाँ पे अगर वो जाएंगी, और जैसे पोस्ट कोविड भी हम लोग देखते हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है वो काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल। तो उसी के लिए उन जब वो लोग जाएंगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस तरह से। तो इसीलिए जो रियल एस्टेट एज अ सर्विस है उसका ट्रेंड इंडिया में बढ़ गया है। तो ये सारे कारण है, इसके कारण ये कंपनीज काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। अगर आप देखेंगे इसमें, तो मतलब अगर इस सेक्टर में आप ग्रोथ की पोटेंशियल देख रहे हो तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर जैसे इंडिया की जो ऑफिस स्पेस है, मतलब जी ऑफिस बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है ऑफिस स्पेसेस की, अगर वो देखेंगे तो वो 6 से 7% के आसपास है। बट अगर वहीं पे अगर आप फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस के देखेंगे तो वो 70% के CAGR से बढ़ रहे हैं। और अगर जैसे स्मॉलर टाउन्स में जाएंगे तो वहां पे तो वो 20% के ऊपर चलती है उनकी ग्रोथ रेट। तो अगर इन जनरल अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो आपकी वो 20% के अराउंड ग्रोथ रेट आती है, और ये अभी आने वाले ट्रेंड में कंटिन्यू 4-5 साल के लिए कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। तो ये ट्रेंड अभी इंडिया में चल रहा है, इसलिए ये सेक्टर काफी मतलब प्रोमिनेंट बन जाता है हमें देखने के लिए। तो अब जैसे हम लोग देखेंगे कि आप जैसे इस सेक्टर को समझने के लिए एक हब एंड स्पोक मॉडल और प्लग एंड प्ले मॉडल को यूज करते हैं। ये एक इकोनॉमिक टर्म है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत तरह तरह के सेक्टर्स में यूज किया जाता है। तो हाँ, तो इसी पे आते हैं हम लोग। तो जैसे जैसे मान लीजिए अगर आपने बैंगलोर को एक ट्रीट किया, एक हब की तरह आप उसको ट्रीट कीजिए, ठीक है। तो उससे जो निकलने वाली जो सैटेलाइट लाइक अराउंड एरिया हो जाएगा, जैसे कि विजयवाड़ा हो गया, हैदराबाद हो गया, इस तरह की प्लेसेस को आप स्पोक्स कह देते हैं। जैसे कि साइकिल होती है, साइकिल में जो एक बीच में आपका हब हो गया, उससे सारी वो स्पोक्स निकल के वो टायर को कनेक्ट करती हैं। तो उसी तरह से हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। अब जब एक कंट्री जो जब एक बाहर से कोई कंट्री आएगी तो प्लग एंड प्ले क्या होता है, आप बेसिकली जहाँ पे जो जैसे कि इस तरह की कंपनी जैसे कि ऑफिस हो गई या फिर आपकी EFC हो गई, तो वो सारा सब कुछ लगा के देंगे। जैसे कि आपकी साइबर सिक्योरिटी हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, इस तरह की चीजें लगा के दे देंगे। ये सब कर दिया, सामने वाले कंपनी को आना है, जस्ट वहां पे प्ले करना है। तो सभी कुछ दिया हुआ है, तो वहीं पे से आके वो काम को स्टार्ट करना है उनको। तो अब पे मैंने है ना 4 कंपनीज लिया है इंडिया में, जिसमें से जैसे वी वर्क इंडिया और स्मार्ट वर्क्स हैं। वो हमारे लिस्टेड स्पेस में नहीं है अभी, बट ये मैंने ऐसे ही मतलब सर्च करके थोड़ा डेटा वेटा निकाल के किया। तो अगर आप देखेंगे तो ऑफिस को आप देखिए, और EFC के बारे में ही बात करते हैं। ये बाकी दोनों मैंने इसलिए दिए हैं ताकि कंपैरेटिवली हमें मिल जाए कि किस तरह का कौन कौन से मार्केट लीडर है, और EFC कहाँ पे स्टैंड करता है और ऑफिस कहाँ पे स्टैंड करता है। तो अगर आप ऑक्यूपेंसी के टर्म्स पे देखोगे तो जो ऑफिस है उसकी ऑक्यूपेंसी रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू EFC। तो EFC का जो मॉडल है वो उसी पे प्ले करता है कि हमें प्राइसेस को उतना बढ़ा के नहीं रखना है, रादर देन फोकसिंग ऑन आपका जो ये ऑक्यूपेंसी है, ताकि जो उसके है मार्जिन इंप्रूव हो पाए और धीरे धीरे स्ट्रक्चरली वो लोग आगे की ओर बढ़े। लेकिन जैसे कि ऑफिस है वो एक लाइक मार्केट लीडर टाइप का है। तो वहां पे अगर उनकी आप जैसे जैसे सीट्स एडिशन है, अगर आप उसको देखोगे तो उसकी जो ऑक्यूपेंसी होती है वो 70 से 75% के बीच में आती है। लेकिन अगर आप जो उन सीटों पे देखोगे जो अगर 12 मंथ से ओल्डर है, तो वहां पे आपकी ऑक्यूपेंसी 80-85% के आसपास पहुंच जाती है। अब ऑक्यूपेंसी क्या होता है कि आपके जितने भी ऑपरेशनल सीट्स हैं, एक तो हो गया टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके पास, मान लीजिए जैसे ऑफिस के पास अराउंड 165,000 अराउंड सीट्स हैं। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गया, उसमें अगर मान लीजिए 150 के मान लेता हूँ मैं ऑपरेशनल ऑपरेशनल सीट्स हैं, तो उसमें से 90% सॉरी 70% ऑफ सीट्स हैं वो ऑक्यूपाइड रहते हैं किसी भी टाइम पे। तो उसको हम लोग ऑक्यूपेंसी कहते हैं। और इसी तरह अगर EFC को देखोगे तो उसके अराउंड अभी कितना 50 60 के आसपास सीट्स है। तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग उनकी 85-90% के आसपास सीट ऑक्यूपाइड रहती है, इसीलिए वहाँ का जो मार्जिन प्रोफाइल है वो डिफरेंट होता है। उस पर हम लोग आते हैं धीरे धीरे अभी। तो अब जनरली इस सेक्टर को समझने के लिए हमें जैसे हमें तो करना क्या है यहाँ पे, आपको किसी भी अगर ऑफिस बनाना है तो आपको एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको एक रियल एस्टेट चाहिए। तो यहाँ पे दो मॉडल होती है। एक तो आप लीज कर लीजिए किसी से, या फिर मैनेज एसेट मॉडल कर लीजिए। लीज मॉडल में क्या होगा कि मैं जो हूँ लैंडलॉर्ड के साथ एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन करूंगा, और जितना भी केपेक्स रिक्वायरमेंट है वो मुझे करना है, मुझे मतलब ऑफिस को करना है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप मैनेज एसेट मॉडल देखोगे तो वो एक एसेट लाइट मॉडल होता है। यहाँ पे आपकी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इस तरह से हो जाती है। तो जनरली अगर आप देखोगे तो बोथ EFC एज वेल एज ऑफिस है, वो इसी मॉडल पे फोकस करते हैं ताकि वो रैपिड एक्सपांसन कर पाए, फटाफट अपना आगे बढ़ सके, और जिस तरह की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। तो
ये जो एसेट लाइट मॉडल है, इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये एक मैंने Q4 में आई थिंक ऑफिस या किसी एक कॉन्कॉल से लिया है। तो अगर आप देखेंगे, जैसे कि हाँ आई थिंक ये ऑफिस का ही है। तो ऑफिस का अगर आप देखोगे तो किसी सीट की जो आपकी रेट होती है पर सीट, वो अराउंड 50-55,000 के अराउंड होती है। और जनरली ऑफिस जो है वो टारगेट करता है कि हम साल में अराउंड 39-40,000 की सीट्स को अभी वो लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं, जो कि मोटा मोटी 25-30% के आसपास ईयरली आपका सीट्स की एक्सपांशन रेट है। ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं मैं 50,000 की सीट्स है हमारी, और 50,000 की सीट्स हो गई, और अगर 40 के मुझे सीट्स ऐड करना है, तो अराउंड अगर आप ईयरली केपेक्स देखोगे तो 200 करोड़ के आसपास आता है। तो इसीलिए ये सारी जो कंपनियां हैं, ये बहुत एसेट लाइट मॉडल पे काम करती हैं। तो इनका जो डेप्थ वगैरह है उतना ज्यादा नहीं होता है, और इसीलिए इनका जो मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज्यादा रहती है। तो यहीं पे मैंने एक जनरल एक कंपैरिजन दिखाया है इसका, मतलब जैसे जो मैं बात कर रहा था कि मतलब किसी किस तरह के मार्जिन वगैरह हैं। वहां पे अभी तो हमने देख लिया बेसिकली कि इनका मतलब ये सेक्टर किस तरह से काम करता है। अब एक एक करके इस सेक्टर में जो दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उन दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो मार्केट लीडर है उसकी बात करते हैं, जो कि ऑफिस है हमारा। ठीक है। तो अगर आप इनका देखोगे आप, तो इनका जो बिजनेस की एफिशिएंसी है वो हमें इसी में दिख जाती है कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अराउंड 30% का इनका गाइडेंस भी रहता है, और उसी के आसपास ये लोग ग्रो भी करते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इनकी इबटा मार्जिन में एक्सपांशन भी रहता है। और एट द सेम टाइम जो इनकी जो ऑपरेशनल सीट्स हैं, वो भी अराउंड 40% के आसपास इनकी बढ़ती रहती है हर साल। तो ये है इनका। और अगर आप इनका देखोगे बिजनेस मॉडल, तो अनलाइक एएफसी, ये आपके बोथ टीयर 1 सिटीज एज वेल एज टीयर 2 सिटीज में एक्सपांड कर रहे हैं। अगर जनरली आप देखोगे तो बाकी जो और भी कंपनियां हैं इस सेक्टर की, वो आपकी टीयर 2 में एक्सपांड नहीं कर रही है, बट एट द सेम टाइम जो ऑफिस है उसका ये मानना है कि जैसे कि मैंने दिखाया था पहले भी, कि जो टीयर 2 सिटीज है वहां पे जो ग्रोथ रेट है वो 25% के आसपास होती है अभी। इस सेक्टरल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये ये कहने के बाद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिस का एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो आपका टीयर 2 सिटीज में जाएगा। टीयर 2 सिटीज के भी अलग इश्यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेंट्स वगैरह कम होंगे आपके। तो ये जो कंपनी है अपना कोशिश करता है कि 80 से 85%, मतलब मोटा मोटी फिगर है, 80 से 85% ये लोग रेवेन्यू टीयर 1 सिटी से टारगेट करते हैं, और बाद बाकी जो रेवेन्यू हुआ वो आपका टीयर 2 सिटी से टारगेट करेंगे। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जिनका जो मोस्ट रैपिड एक्सपांशन है वो मैनेज्ड वाले मॉडल की तरफ है। उससे क्या होता है, अगेन वो एसेट लाइट मॉडल होता है। मैं दिखाता हूँ आपको अभी आगे जाके इसमें। हाँ, और जैसे जो मैं बात कर रहा था आपको, हाँ, ऑक्यूपेंसी के बारे में, कि अगर अगर आप इसका ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखोगे तो 70 से 75% के बीच में रहता है। लेकिन अगर आपने जो 12 मंथ्स के ओल्ड है उसका ऑक्यूपेंसी अराउंड 84%, मतलब 80% के ऊपर है। और वो टारगेट भी करते हैं इसी रेंज में रखने के लिए। सो तो ये तो इनका मैं बता रहा था, जैसे कि इनके जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है अभी वो 220 के अराउंड है। अब उसमें से जो ऑपरेशनल सीट्स है 140 के अराउंड है। अब उसकी जो ऑक्यूपेंसी की बात हमने पहले ही कर ली, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इनके जैसे देखेंगे आप, टीयर 1 में लगभग इनका 90% ऑफ द सेंटर्स है और 92% ऑफ द सीट्स है। और वही अराउंड 10% के आसपास इनका टीयर 2 सिटीज में रहता है। अब जैसे ईयर ऑन ईयर, जैसे हमने बोला अभी कि जैसे 155 के सीट्स है, वो अगर देखेंगे तो वो अराउंड 40% के आसपास ग्रोथ है इनका। और जो ईयरली टारगेट है, ऐसे इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कितनी सीटें ऐड की, अराउंड 18,000 के आसपास सीट ऐड की है। और अगर अगर आप इनका गाइडेंस देखोगे तो वो भी इनका इतना ही रहता है कि अभी जैसे हमने कॉन कॉल में कहा Q1 में कि हम लोग जैसे कि 15,000 सीट्स अराउंड हम लोगों ने ऐड, मैं एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ आपको। इन्होंने अभी सीट्स ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। हाँ, 18 के सीट्स ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं। Q2 में इनका एक्सपेक्टेशन है 15 के सीट्स और ऑलरेडी साइन हो रखे हैं इनके, वो बस एडिशन होना है। फिट आउट्स वगैरह में होंगे वो सीट्स। तो अगर आप देखेंगे 18 + 15 कितना होता है, 8 5 से 33 के हो गया। 33 के सीट्स हो गया। अब इनका इनका ईयरली गाइडेंस है 140 के सीट्स है। तो जनरली जो इस तरह की कंपनियां होती है अपने H1 में वो मेजर केपेक्स कर देती हैं, और उसको जो H2 पार्ट होता है ईयर का, वहां पे उन सीट्स की फिलिंग करते हैं। मतलब हमने तो सीट लगा दी, अब उसको रियलाइज भी तो करना है। तो वहां पे बेसिकली अलग अलग क्लाइंटों से बात करें, उन सीट्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ाते हैं। तो ऑक्यूपेंसी बढ़ा ली हमने ईयर में, फिर अगेन ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो तो अगर जैसे कि जो मैं बात कर रहा था, जो इनका सेल्फ लीज और मैनेज एसेट वाला मॉडल है, तो मैनेज एसेट वाले मॉडल में इससे उनके लैंडलॉर्ड्स हैं वही पूरा सब कुछ काम करके देंगे। बस फिर एक बार जो ऑफिस है वो उसमें आता है, अपने क्लाइंट्स को बैठाता है, और उसमें रेवेन्यू वाले मॉडल पे वो लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए फिर ये एक मार्जिन एक्रेटिव इनका मॉडल हो जाता है।
तो अगर आप देखेंगे तो इनकी जो मैनेज स्पेस है उसमें अगर आप ग्रोथ देखिए, वो 32% के आसपास की मैनेज स्पेस की ग्रोथ है। और अगर आप इनके पूरे ओवरऑल रेवेन्यू में देखोगे तो आपका जो मैनेज्ड वाली सीटें हैं वो लगभग 64% है। ऑल तो अगर आप देखोगे तो ईयर ईयर ऑन ईयर उसका 1% का ड्रॉप है, बट वो अगेन रेंज बाउंड ही फिगर है। तो आपकी अगर हम उसको मोटा मोटा देखेंगे तो 2/3 ऑफ द सीट्स है वो आपके मैनेज स्पेस में है, और 1/3 है वो आपका सेल्फ लीज मॉडल पे हो गया। सो अब ये तो इनके अगेन जो इनके ऑपरेशनल मैट्रिक्स है। हाँ, अब ये भी एक अच्छा पैरामीटर है इनके बिजनेस की एफिशिएंसी को देखने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो जो इनका मेजर चंक ऑफ सीट्स है वो आपके देखेंगे तो आपके 100 प्लस वाले, मतलब जो इनके सेंटर्स है वो 100 प्लस वाले सीट्स के हैं। और जो मतलब 59% जो जैसे 100 प्लस जो सीट्स होती है उसको जनरली माना जाता है कि वो लार्ज इंटरप्राइजेस वगैरह के लिए है, मतलब बड़े बड़े बिजनेस के लिए है। अब जो छोटी वाली सीट्स है, छोटी सीट्स मतलब लाइक विद इन 50 हो गया, अंडर 50 जो सीट्स है वो अगर आप देखेंगे तो उनका परसेंटेज अगर 19 और 22% है, मतलब मोटा मोटी 40% के आसपास है। तो वो किनको कैटर करता है, वो छोटे छोटे इंटरप्राइजेस हो गए, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हो गया, सोलोप्रेन्योर्स हो गए, आपके स्टार्टअप्स हो गए, इन सभी सेगमेंट्स को जनरली वो कैटर करते हैं। और एक और चीज अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि ना कि जो इनका 24 मंथ्स के ऊपर वाला जो सेगमेंट है वहां पे आप देखिए 73% है। इसका मतलब ये है कि कोई क्लाइंट्स अगर इनके पास आता है तो वो इनकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, तभी तो वो 2 साल या उससे ऊपर के लिए रहेगा, अदरवाइज तो वो छोड़ के किसी और प्लेयर के पास चला जाएगा। तो दैट इज व्हाट पॉइंट इज। सो अगेन, तो अभी ये हम लोग इसके, हाँ अभी यहीं से हम लोग एक और बात कर लेते हैं इनका। कंस्ट्रक्शन एंड फिट आउट प्रोजेक्ट्स हो गया, कंस्ट्रक्शन को वर्किंग स्पेसेस ऑन रेंट एंड अलाइड अलाइड सर्विसेज। अब ये अलाइड सर्विसेज क्या है, मैं ये बेसिकली बात करना चाहता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये ऑफिस को, तो एक तो इनका आपका ये फिट आउट सेगमेंट हो ही गया, इसमें वो लोग ऑफिस के फर्नीचर्स वगैरह लगा के देते हैं। अगेन उसमें भी आपकी दो चीज होता है, एक तो आपकी सिर्फ लीज पे दे देंगे, एक होता है आपका डिजाइन एंड बिल्ड का सेगमेंट है, जहाँ पे बेसिकली जो क्लाइंट आएगा वो बल्क ऑर्डर टाइप में देता है कि भाई मुझे इस तरह से मेरे ऑफिस को आप अरेंज कीजिए, इस तरह के एस्थेटिक लुक्स होने चाहिए उसमें। तो वो वाला सेगमेंट हो गया। अब जो इसमें अलाइड सर्विसेज है, अब बेसिकली ये एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो होटल्स हैं और इंटरप्राइजेस। अब जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस वालों को अपना इवेंट्स करवाना है, ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ आपकी पार्किंग सर्विसेज देनी है, या फिर आपको जो एयरपोर्ट से लाना है, ट्रैवलिंग सर्विसेज होगी, तो इस तरह की सर्विसेज है, या फिर आपकी फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज होगी। तो इस तरह की सभी चीजों को आपको अलाइड सर्विसेज में आता है। तो ये देखेंगे तो ये एक तरह से क्रॉस सेलिंग हो गई, एक बार तो क्लाइंट इनका यहाँ पे, कॉर्पोरेट्स यहाँ पे आ गई, जीसीसी यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद आप उनको और क्या क्या चीजें सेल कर पाते हो। तो ये सारा पार्ट हो गया। अब इसमें जो अदर्स सेगमेंट है, ये बेसिकली वो होगी पार्किंग फीस वगैरह होगी, इस तरह की चीजें, छोटी मोटी चीजें होंगी। तो ये वो वाला सेगमेंट है। तो ये तो आपका अगेन क्वार्टर में क्वार्टर परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दिख ही रहा है। तो मतलब आपका रेवेन्यू 30% पे ग्रो किया है, और साथ ही साथ इनको आपका ये ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है, तभी इनका एबिटा 60% पे ग्रो किया है। और अगर आप आरओसी देखोगे तो वो बेसिकली बिजनेस का कैपिटल इफिशिएंसी दिखाता है। तो सिंस एक एसेट लाइट मॉडल है तो ऑफकोर्स आरओसी काफी अच्छा है इनका, मतलब 60% के ऊपर चल रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो यही, जैसे कि मैं कह रहा था, अलाइड सर्विसेज के कारण इनका जो एबिटा है उस पर काफी अच्छा मार्जिन एक्सपांशन भी होता है। तो वैसे ही इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ई कॉस्ट मोबिलिटी जो इनकी ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है। तो जिसके कारण, जिससे वो लोग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, तो उनके जो क्लाइंट एयरपोर्ट छोड़ना हो गया, एयरपोर्ट से किसी बिजनेस पार्टनर्स को पिकअप करना है, तो वो सारी चीज हो गई। हाँ, अब एक और चीज, एक छोटा सा सेगमेंट है। अब जैसे इन्होंने, अब जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़े बिजनेस डील होनी है, तो किसी को उस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स कराने हैं, तो उनके लिए इन्होंने ऑफिस गोल्ड और ऑफिस एलीट करके दो सेगमेंट खोले हैं। और जो आपका जनरल एंटरप्राइजेस है उनके लिए आपका नॉर्मल ऑफिस का जो सेगमेंट है वो चलेगा। अब इसमें भी इनका यही कहना है कि 85% के अराउंड अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल ऑफिस का जो लीस्ट मॉडल है वही चलेगा। और 10 से 15% है वो इनका जो प्रीमियम सेगमेंट है उनके लिए रखेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जनरली लोग आपके प्रीमियम सेगमेंट के लिए नहीं आते हैं, वो बस स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही है। सो ये तो हो गई ऑफिस के बारे में बात हमारी। तो इसी तरह से हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा ईएफसी के बारे में बात। तो अभी अभी तो हमने ऑफिस के बारे में बात कर ली, सिमिलरली हम लोग अब ईएफसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो दोनों तो सेम ही सेक्टर के हैं, बट इसके बावजूद भी दोनों के बिजनेस बिजनेस मॉडल में कुछ कुछ चीजें बहुत डिफरेंट है। तो शुरू करते हैं। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं, पहले तो हाँ, पहले मुझे थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात करना पड़ेगा। ये लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो बिजनेस लास्ट ईयर भी अच्छा ही था, लेकिन इन्होंने पहले जो गाइडेंस दिया था, आई थिंक 2x करने का गाइडेंस दिया था अपने रेवेन्यू वगैरह को,
बट Q3 में आके इन्होंने शॉक कर दिया। वहां पे उन्होंने बहुत ही भयंकर अंडर परफॉर्मेंस दिया। आई थिंक 3-4% की इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ थी। उसका क्या कारण था? उसका एक बहुत बड़ा कारण था इनका जो फर्नीचर सेगमेंट है, उस सेगमेंट को ये लोग एक पर्टिकुलर इनका सेगमेंट था उसको उन्होंने हटाया था, जिसके कारण इनका रेवेन्यू बहुत भयंकर तरह से फॉल हुआ था। और मार्केट ने अगर देखेंगे बहुत भयंकर उस पर रिएक्ट किया था उन्होंने। बट अगेन इन्होंने Q4 में आके आए और वहां पे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक 50% का उन्होंने फिर बोला था ईयरली, और वहां पे कुछ 57-58% के आसपास उन्होंने आपका रेवेन्यू ग्रोथ दिया था, और उसके बाद बहुत ही अच्छा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी आया था। तो ये सारी चीजें तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है। बट अगर आप देखें Q1 में इनका जो रिजल्ट होगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। आप रेवेन्यू देखिए तो उनका 115% का ग्रोथ है। और सिमिलरली आपका EBITDA पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, और अभी पैट में भी अच्छा ग्रोथ है, अगेन विथ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो दैट सोर्स की काफी अच्छा, हर पैरामीटर पर उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया है। अब इनके बिजनेस के बारे में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे जो पहला मॉडल है इनका रेंटल वाला जो सेगमेंट है, जो कि अगेन बेसिक द कोर बिजनेस ऑफ द कोवर्किंग स्पेस का जो मतलब कोर बिजनेस है वो वाला है। अब डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट क्या होता है? ये अगेन वही जो ऑफिस है, बेसिकली अपने क्लाइंट्स के लिए ये लोग पूरा का पूरा ऑफिस पे डिजाइन करके देंगे। मतलब जैसे मान लीजिए TCS आ गया, उन्होंने बोला कि हमें भाई इतने 100 सीटों का पूरा बना के दो। हाँ, उसमें फर्नीचर्स होगा, प्रोजेक्टर्स होंगे, ये सारी चीजें ला के देनी है। और जो तीसरा इन्होंने फर्नीचर सेगमेंट स्टार्ट किया। फर्नीचर सेगमेंट क्या है? जैसे ये लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमें तो फर्नीचर लगाना ही लगाना है, ये एक तरह से कंज्यूमेबल है इनके बिजनेस के लिए। तो अगर आप वो किसी और थर्ड पार्टी से कराओगे तो वहां पे आपको एक तरह से मार्जिन अपने सेल करने पड़ जाएंगे। क्लियर है? तो जब उनको मार्जिन शेयर ही करना पड़ेगा तो उससे अच्छा क्यों नहीं है कि हम लोग ये सेगमेंट खुद ही स्टार्ट कर दें। अब अगेन ये, तो इस तरह से इन्होंने इनको ये मतलब फर्नीचर वाला सेगमेंट स्टार्ट करने का आइडिया आया और इन्होंने अभी स्टार्ट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो Q1 में है, आप इनका देखिए रेवेन्यू रेवेन्यू स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। पहले ये 63% आपका रेंटल से आता था, अब वो 55 हो गया है। सिमिलर डिजाइन एंड बिल्ड वाला देखेंगे तो वो 1/3 था, वो थोड़ा सा बढ़ के 38% हुआ है। और एट द सेम टाइम फर्नीचर भी अब मोटा मोटी 5% के आसपास कंट्रीब्यूट करने लग गया है। मैनेजमेंट इसको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहता है? अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम तीनों रेवेन्यू मतलब तीनों मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। और एक जनरल इन्होंने कहा है, लाइक रनिंग कमेंट्री है कि अराउंड तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये इनका कमेंट्री है अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट। तो अब ये सीट एडिशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे इनकी, तो ये इनका जैसे अगर आप देखेंगे जो Q1 में इनके अराउंड 50 टोटल नंबर ऑफ सीट्स अराउंड 64,000 सीट्स है। उसमें से आपके जो बिल्ड सीट्स है मतलब जिसमें पैसा इनको आ रहा है, तो वो अराउंड 53,000 सीट्स हो गई। तो अब अगर आप इनका लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो हमको यहाँ पर दिखता है जो मार्जिन है इनके, ये इनकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑफिस। अगेन अगेन ये अगर आप देखेंगे यहाँ, जैसे कि इनका फर्नीचर सेगमेंट हो गया, इनकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा होती है। तो जब ऑक्यूपेंसी ज्यादा होगी तो आपकी ऑपरेशनल इफिशियंसी भी बढ़ जाएंगी। और एट द सेम टाइम फर्नीचर सेगमेंट है, आप खुद इन हाउस कर रहे हो। जो एक इनका एक एक इन एक कुछ नाम है, बता दो मैं आगे आगे लिखा हूँ। तो एक हिल्स या ऐसा कुछ नाम है, व्हाइट हिल्स नाम है इनका। तो उसके बाद वो फर्नीचर सेगमेंट्स करते हैं। तो जब आप फर्नीचर भी खुद से बनाओगे तो मार्जिन आपको शेयर नहीं करने पड़ेंगे। तो इसके कारण मार्जिन भी इनको ज्यादा दिखते हैं यहाँ पे। तो अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं और क्या क्या इनके डिफरेंस है एज कम्पेयर टू ऑफिस। तो जैसे ये लोग देखेंगे ना, ये लोग जैसे रीट्स की जो है, जो रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट होता है, उसको भी अक्वायर करने की देखते हैं। तो जब वो उनको अक्वायर कर लेंगे तो पहले अगर आप जनरल रीट्स को देखोगे तो वहां पे सिर्फ एक जो रेंटल इनकम होता है और प्राइस अप्रिसिएशन वाला पार्ट लेते हैं। तो अब ये रीट्स को एक्वायर करेंगे, उस पे आपका जो पूरा ये ऑफिस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाएंगे। और दैट इज हाउ दे विल मार्केट एंड incorporate the GCC and sell it to the clients, not selling part but उसको फिल करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, जो उनको रेंटल इनकम मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल कमर्शियल रियल एस्टेट बिल्डिंग। और एट द सेम टाइम प्राइस अप्रिसिएशन तो होगा ही होगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा। तो ये जो इनके तीन जो मैं सेगमेंट के बारे में बात कर रहा था, मैनेज ऑफिस वाले सेगमेंट, डिजाइन एंड बिल्ड वाला सेगमेंट, और फर्नीचर वाला सेगमेंट, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बात की है। तो ये इनके जैसे है। अगर आप, हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे एक और अंतर है। तो आप अगर देखेंगे तो इनका जितनी भी जगहों में इनका है, वो सारी Tier 1 सिटीज है। जैसे दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, बैंगलोर, नॉट बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता एंड दीज आर द थिंग्स। अब ये इनका जो सेगमेंट है, अब इनका ऑफिस इंटीरियर डिजाइन हो गया, जो कि डिजाइन एंड बिल्ड वाला सेगमेंट हो गया। मैनेज स्पेस ऑफिस में आप देखिए इंटरप्राइज सॉल्यूशन, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल वाले जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करेंगे बिजनेस को। अब बिजनेस सेंटर्स में ये इनके आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए स्टार्टअप्स हो गए,
सोलोप्रेन्योर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, उनके लिए। और फर्नीचर वाला जो एक डिजाइन नाम है, व्हाइट हिल्स इनका ऑफिस इंटीरियर डिजाइन वाला सेगमेंट था, और फर्नीचर के लिए एक डिजाइन कहते हैं उनको। तो अभी प्रेजेंटली इनके 63,000 सीट्स हैं। और ये इनके कुछ अच्छे क्लाइंट्स के नाम है जिनको ये लोग मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपना। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ और क्लाइंट्स के नाम दिए हुए हैं इनके। तो अगेन ये सिमिलरली जैसे ऑफिस का है, इस स्लाइड्स को मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ऑफिस वाले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है इस सेक्टर में ग्रोथ किस तरह का है। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो तीनों सेगमेंट में मोटा मोटी इसी के अराउंड ग्रोथ है। ओवरऑल चाहे आप फर्नीचर में जाइए, डिजाइन एंड बिल्ड में जाइए, या फिर आप मैनेज स्पेस में जाइए, तो अगेन मोर और लेस आपके वही 15, 20, 25% इसके बीच में रेंज में इसकी सेक्टरल ग्रोथ ग्रोथ है। तो इसमें अब जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जैसे कि आपके अगेन ईएफसी है, और फॉर दैट से इवन द ऑफिस, तो अभी तो बहुत बेस छोटा है ना, बिकॉज जो इंटर में रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इन सभी अपने इसके पास एक बहुत ही अच्छा, अब इसमें एक और चीज मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे जो सीट्स की जो बढ़ाने वाला गेम है, वो बेसिकली इट इज अ वॉल्यूम वॉल्यूम ड्रिवन गेम। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि सामने से जो डिमांड है वो मैं कांस्टेंट रखता हूँ, तो अगर आप देखेंगे कि मतलब व्हाट आई एम एज्यूमिंग कि मेरी सीट्स फुल हो जाएंगी, दिस इज व्हाट आई एम एज्यूमिंग फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब तो मेरा जो ग्रोथ है वो पूरा इस पर डिपेंड करेगा कि भाई मैं कितनी सीटें ऐड करता हूँ। तो अगर मैं 30% के ऊपर सीट ऐड करता हूँ तो उतना तो मेरा ग्रोथ आएगा ही, प्रोवाइडेड कि वो मेरी सीट्स फुल हो जाए। अब उसके अलावा जो मैं अलाइड सर्विसेज या फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ ऐड करूंगा तो वो मेरी ग्रोथ को और एड ऑन ही करेगा। ठीक है, और इसमें जो मतलब जो छोटे प्लेयर्स हैं जिनका बेस छोटा है, तो वो और तेजी से ग्रो कर सकते हैं। सो अगेन ये इंडिया वर्सेस बाकी कंट्रीज मतलब वर्ल्ड का कंपैरिजन दिया है। बट क्योंकि आप देखेंगे सिंस इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ऑल्दो ट्रम्प साहब कहते हैं कि इंडिया इज अ डल इकोनॉमी, बट इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ग्लोबली देखेंगे तो वो 8% का है, और इंडिया में जो है वो आपका 13% के आसपास दिख रहा है। ये फर्नीचर मार्केट की बात करिए। सिमिलरली जैसे हमने बाकी डिजाइन बिल्ड और मैनेज स्पेस के बारे में बात किया। तो ये तो बेसिकली हमारा पूरा ओवरऑल अगर आप देखेंगे आप, एक जनरल डिस्कशन हो गया इस पूरे सेक्टर के बारे में। अब हम लोग 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या तरह के रिस्क होंगे इस सेक्टर में। जैसे कि मैंने बोला रिस्क की बात करते हैं, इसमें मतलब इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं। एक, ऑफकोर्स अब कंपटीशन वाला एस्पेक्ट देख ही रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब वही ऐसे होता है ना कि मतलब कोई भी सेक्टर ग्रो करता है तो उसमें नए इंट्रेंट आपको दिखते हैं, जैसे कि मैंने जस्ट यहाँ पे आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। जस्ट 1 सेकंड लेट मी शो। जैसे ये वी वर्क्स और स्मार्ट वर्क्स इंडिया, इस तरह की नई नई कंपनीज है। और आई थिंक ऑनकॉल में इन्होंने ये भी कहा था कि कुछ नए लिस्टेड प्लेयर्स में आने की कोशिश कर रही हैं, और मे बी इवन आ चुकी है, मुझे और देखना पड़ेगा कौन कौन से प्लेयर्स हैं। तो एक तो वो है। बट सिंस जैसे कि बाकी सारे सेक्टर्स में भी है, तो द थिंग इज हमारा कंपटीशन आए, कई बार कंपटीशन अच्छा भी होता है। वो पूरे सेक्टर को ग्रो करने में, उसके डिमांड क्रिएट करने में हेल्प करता है। और एट द सेम टाइम अगर सेक्टर में वो डिमांड कंज्यूम करने की पावर है, तो कंपटीशन ऑफकोर्स हेल्दी ही होता है। दूसरा इस हो सकता है ऑक्यूपेंसी का। बट प्रेजेंटली तो ये कंपनियां उतना अपनी ऑक्यूपेंसी पे इश्यूज देख नहीं रही हैं। और तीसरा इशू हो सकता है इनका जो जैसे जो रियल एस्टेट स्टेट्स हैं, वहाँ पे प्राइसेस का ट्रेंड कैसा रहता है। अगर वो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था लोगों से, मतलब मैनेजमेंट से, बट मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसा कुछ प्रेशर वो लोग देख नहीं रहे हैं। तो अगेन ये सारे पैरामीटर्स को हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा इस सेक्टर के लिए। अब इसमें दो और बातें कर लेते हैं। अगर आप ऑफिस को देखोगे तो वो एक सेंस एक मतलब मार्केट लीडर है आपका, तो उसको जो वैल्यूएशंस मिलते हैं वो बहुत ही हाई है। लेकिन अगर आप ईएफसी को देखोगे तो ईएफसी कंपेयर जबकि देखेंगे तो ईएफसी का जो ग्रोथ है वो मच फास्टर है ऑफिस से, ड्यू टू इट्स स्मॉलर बेस। और मार्जिन भी अच्छे हैं, काफी अच्छी तरह से एक्सपांड कर रहे हैं। इस साल भी आई थिंक उसके 20-25 सीट्स को ऐड करने का टारगेट है। हाँ, तो इस तरह से वो इजिली 30-40% तो वो आराम से ग्रो कर सकता है, मतलब और थिंक इवन मोर देन दैट। तो और उसका वैल्यूएशन भी काफी चीप है, तो इसीलिए ये सेक्टर काफी अच्छा ग्रो करेगा, ग्रो करने का दम रखता है। तो दैट इज व्हाई वी शुड कीप एन आई ऑन दिस सेक्टर। So this was all about this particular business model, the co-working space. So thank you very much. Hope you all like this video.